हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखिए बात करने वाले हैं फूलों के जननांग का वर्गीकरण। हम लोग के जो फूल हैं उनके जननांग का वर्गीकरण करने वाले हैं। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का हम लोग का सेकंड यूनिट है फूलों के बारे में। फूलों में प्रजनन, फूलों में जनन के बारे में आप लोग को समझाने वाले हैं। और मेरा ये छोटा सा क्लास रहने वाला है। और इसी प्रकार अगला सेशन भी आएगा इस चैप्टर का, और चैप्टर का हर टॉपिक लेकर के आप लोग के सामने आएंगे और आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग से देखिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सेशन के हर क्लास में बने रहिएगा। आप लोग को यहाँ से बनने वाले जो भी क्वेश्चन एग्जाम में होंगे सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक प्रकार का फ्री सेशन भी चल रहा है आपको, ठीक ना। यानी कि घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि जिनके पास पैसे की कमी है, क्लास व्लास कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भी यहाँ से सुन के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए फूलों के जननांग का वर्गीकरण में स्टार्ट करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए पहला देखिए बात, पहले फूलों के जननांग के वर्गीकरण करने से पहले बताते हैं। संसार में अगर पौधा का बात करें तो बहुत प्रकार के सर पौधा हैं। और किस प्रकार के पौधा में जननांग देखने के लिए मिलता है हम लोग को, तो आप लोग के ऑफलाइन बैच में बताए थे एंजियोग्राफी, ठीक ना। जो हम लोग को, सॉरी सर, एंजियोस्पर्म, सॉरी सर, एंजियोग्राफी बोल रहे हैं। एंजियोस्पर्म कुल के जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आप लोग क्या कहते हैं, आवृतबीजी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आवृतबीजी। आवृतबीजी बोलते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म कुल के पादप होता है उन पौधों में फल, यानी कि फल प्लस में फूल, फल फूल और बीज, बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो जिस पौधा के अंतर्गत यानी कि फल फूल बीज सभी देखने के मिलता है उन्हें बोलते हैं एनजीओ, यानी कि क्या बोलते हैं सर, एनजीओ स्पर्म कुल के पादप बोलते हैं, आवृत बीजी पादप बोलते हैं। और वैसे फूलों में मतलब जननांग पाए जाते हैं। जनन के लिए ना अंग पाया जाता है, जनन के लिए क्या पाया जाता है, अंग पाया जाता है। अंग पाया जाता है, उनमें निषेचन की घटना देखने के लिए मिलती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का पुंकेसर का पार्ट है। ये हम लोग का ना पुंकेसर का पार्ट है, या पुटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पुंकेसर या पुटर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग को पुंकेसर को क्या बोलते हैं सर, स्टीमेन बोलते हैं। तो हम लोग का ये पुंकेसर का पार्ट है। जो ऊपर वाला जो भाग है इस तरह से मतलब उभरा हुआ भाग है, ये हम लोग का ना पराग कोश है। अभी आगे मिलेगा, इसी सेशन में आप लोग को पराग कोश के बारे में बताएंगे कि पराग, पराग जो है ना कोश है, क्या है बाबू, पराग कोश है। ये पराग कोश है। ये वाला हम लोग का तंतु होता है, फिलामेंट होता है, क्या है, फिलामेंट है। और यह हम लोग के दल, जो हम लोग का दलपुंज है ना, वो दलपुंज से धंसा हुआ रहता है। तो हम लोग के जो देखिए हर फूल में यहाँ पे जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है पराग का, तो हर फूल में पराग का तंतु ना अलग अलग होता है। सब में एक जैसा पराग तंतु नहीं होते, हर फूल में पराग का तंतु जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक ना, अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे अभी आगे जाके हम बात करेंगे परागकण के बारे में, परागकोश के बारे में, कि परागकोश में परागकण कैसे होते हैं, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन हम करेंगे इसी सेशन में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम आप लोग को दिखाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं यहाँ पे, ठीक ना। ये हम लोग को ऊपर वाला भाग जो स्त्री केसर जननांग है, यह पुकेसर जननांग होता है, यह स्त्री केसर जननांग। ऊपर वाले जो भाग होता है ना, ऊपर के जो टॉप होते हैं, जहाँ से यहाँ से परागकण इस जगह पे पहुँचते हैं, तो इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक ना, वर्तिकाग्र कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में इसको जिक्र करेंगे, यह वर्तिकाग्र होता है। और इस वाले जो लचीला पार्ट होता है, जो पतला सा नली होता है, इसे वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और नीचे जहाँ इस अंडप जैसा दिख रहा है आप लोग को, ये हम लोग को अंडप होता है या अंडाशय होती है। और इसी के अंदर बीजांड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांड। अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे बीजांड, यहाँ पे देखा है कि बीजांड जो हम लोग को क्या होता है, बीज का निर्माण करता है, क्या करता है, बीज। जो बीजांड हम लोग को बीज का निर्माण करता है, जबकि ये हम लोग को ना देखिए पराग कोश के अंतर्गत में क्या होते हैं, जो पराग कण रहते हैं। यह पराग कोश, हमारा पराग कण कैसा होता है, गोलीय, देखिए गोल है। यह पराग कण जो होता है गोलीय होता है, स्फेयर के जैसा होता है। आप बता सकते हैं कि पराग कण है का, तो नर जननांग यह अंग है, ठीक ना, नर जननांग है। प्लस में गोलीय होता है। और इनकी साइज जो होती है लगभग में 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है पराग कण का।
और इसका जो बाहर वाला लेयर होता है बहुत कठोर होता है। बाहर का लेयर जो परागकण का होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसमें कहीं कहीं बीच बीच में छिद्र भी पाई जाती है। कहीं कहीं पे बीच बीच में इसमें क्या पाई जाती है सर, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे इसमें ना छिद्र पाई जाती है बीच बीच में। और जो छिद्र पाई जाती है बीच बीच में उसे हम लोग कहते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। और उसी जनन छिद्र के माध्यम से हम लोग का पराग कण जिसमें जो छिद्र होगा उस छिद्र के माध्यम से पोषण जल को क्या करता है, प्राप्त करता है। तब पराग कोश के अंदर में हम कह सकते, जहाँ पराग कोश है, अभी यहाँ पे दिखाए थे पराग कोश के बारे में। देखिए ये हम लोग को ये वाला जो होता है ये पुकेसर का पराग कोश है। ये उसका तंतु होती है जहाँ पे जुड़ा होता है उसे संयोजी बोलते हैं या कनेक्टिंग कहते हैं। तो जहाँ पे पराग कोश है हम लोग का पराग कोश है। इस पराग कोश के अंतर्गत में हजारों की संख्या में, यहाँ पे हजारों की संख्या में, इस प्रकार से हजारों की संख्या में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। वहाँ हजारों की संख्या में क्या होते हैं बाबू, परागकण होते हैं। और परागकण गोलीय होता है। इनकी साइज जो होती है 25 से समथिंग 50 माइक्रोमीटर होती है। और बाहरी भित्ति जो होता है अत्यंत कठोर होती है। इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। उसी छिद्र को कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं, जिससे वो पोषण और जल को क्या करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट आगे आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए नर जनन भाग होता है पुंकेसर ओशिम पुंकेसर। पुंकेसर में हम लोग को क्या मिलेगा, पराग कोश। पराग कोश के अंतर्गत में परागकण पाए जाते हैं और पराग का तंतु मिलेगा। क्या मिलेगा, तंतु। जबकि मादा जननांग हो गया अंडप या बीजांड। अंडप जिसे अंडाशय बोलते हैं जो फल बनाता है, और बीजांड जिसे बीज बोलते हैं जो बीज का ही निर्माण करता है, परिपक्व होकर बीज बनाता है। आगे अभी नेक्स्ट सेशन में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पराग कोश पोलन सेक कहता फूल के पुकेसर के पराग कोश के भीतर, ठीक ना, फूल के जो पुकेसर होता है तो पुकेसर के जो पराग कोश होते हैं एंथर होते हैं। एंथर के भीतर पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचना है। हम लोग के जो एंथर के भीतर जो होती है ना पाई जाने वाली क्या होती है, थैलीनुमा संरचना को ही इस प्रकार के मतलब संरचना रहता है। इस प्रकार के संरचना होती है थैलीनुमा जैसा एक उभरा हुआ संरचना होता है, उसी को कहते हैं परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो हम पहला तो बात आप बोल सकते हैं कि हम लोग का जो पराग कोश होता है पोलन सेक होता है। तो पोलन सेक जो होती है हम लोग को पुकेसर का भाग होता है। और यह एंथर जो पराग कोश है हम लोग को पराग कोश के भीतर पाए जाने वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। और इसी को पराग कोश के नाम से जानते हैं, ठीक ना, पराग कोश के नाम से इसको जानते हैं। अगर इसकी यहाँ परिभाषा देखें, पराग कोश की अगर परिभाषा का बात करें तब पराग कोश वह स्थान है जहाँ पर परागकण का निर्माण होता है और विकास होता है। यानी कि पराग कोश में ही परागकण होते हैं और हजारों की संख्या में परागकण होते हैं। पराग कोश के अंतर्गत ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं और हजारों की संख्या में परागकण पाए जाते हैं। और इसका देखिए मुख्य बिंदु भी है, कुछ यहाँ पे बिंदु भी पाए जाते हैं। क्या क्या बिंदु है, देखो प्रत्येक पराग कोश में 4 पराग कोश होते हैं, चाहे पराग कण कह सकते हैं। यानी कि जो प्रत्येक पराग कोश है ना उसमें 4 को पराग कण होता है। कितना होता है, 4 पराग कण होता है। पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु माता कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। पराग कोश के अंदर में सूक्ष्म बीजाणु माता कोशिका पाई जाती है। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। और यहाँ पे पराग कण जो है ना एक मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगला हम लोग के बात है टॉपिक है, ठीक ना, अगला है कि फूलों में निषेचन से पूर्व की क्या क्या घटनाएं होती हैं। देखिए फूल में जब निषेचन से पहले जो भी प्रमुख घटना होती है उसे निषेचन की पूर्व की घटना कहते हैं। यहाँ 2 चरणों में होने वाली घटनाएं हैं। पहला देखिए घटना हम लोग का है कि यहाँ पे ना युग्मक जनन बनता है। इस चरण में नर और मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होती है। फूलों में जनन से पहले जो घटना होता है तो पहले युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखिए बात कर सकते हैं, ठीक है ना, बात कर सकते हैं कि नर युग्मक जो होती हैं पराग कोश जिसे एंथर के अंतर्गत में क्या बनते हैं, परागकण बनना चालू हो जाता है। यानी कि जैसी निषेचन से पूर्व की घटना होता है कि जो हम लोग का एंथर होता है वहाँ पे परागकण बनना जो होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं, परागकण बनना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला है कि पराग कण में उपस्थित जनक कोशिका विभाजित होकर यानी कि 2 नर युग्मक बनाती हैं।
जैसे हम लोग को जो परागकण है ना, तो ऐसे अब इसका विभाजन होगा, तो यहाँ पे 2 नर युग्मक बनाएगी। ऊपर वाले कोशिका को आप लोग को लिखवाए थे कायी कोशिका कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, जनक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो जैसे परागकण के अंतर्गत में, परागकण में हम लोग को जनक कहता है, परागकण में उपस्थित जो जनक कोशिका होती है विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है, एक कायी कोशिका बनती है, एक जनक कोशिका बनती है। नेक्स्ट है मादा। मादा 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 युग्मक जनक क्या है? देखिए मादा युग्मक जनक, तो बीजांड के अंदर, बीजांड थोड़ा साइज बड़ा करते हैं इसका। देखिए मादा युग्मक जनक के अंदर होता है कि बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। बीजांड के अंदर जो होता है भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होती है। और भ्रूण कोश में अंडाणु एक सेल उपस्थित होते हैं। जहाँ पे भ्रूण कोश होते हैं वहीं पे क्या होता है, एक सेल होता है। क्या होता है, एक सेल होता है। नेक्स्ट अगला है कि परागकण, पोलिनेशन। हम लोग के जो परागकण है, अभी आगे टॉपिक और हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि परागकण को ठीक ना, पराग कणों का पराग कोश जो है ना वर्तिकाग्र तक पहुंचना वह परागकण कहलाता है। जैसे पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कोश के अंदर ही हम लोग का परागकण होते हैं। यही परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक ना, यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं कि पराग कणों का पराग कोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसी को कहते हैं परागण। परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं। अभी इसका टाइप हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले हैं। एक स्व परागकण है, एक पर परागकण होता है। एक क्या होता है, स्व परागकण होता है, एक पर परागकण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है परागकण का क्या क्या यहाँ वर्णन के बारे में चलें। परागकण का यहाँ वर्णन के बारे में समझाए हैं। देखिए परागकण जो है ना, परागकण पुष्पी पौधा का नर युग्मक भाग है। हम लोग का जो यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है, चाहे पोलिनेशन बोलते हैं, यह नर युग्मक भाग है। कैसा भाग है, नर युग्मक भाग है। और होता है यह पराग कोश के भीतर स्थित पराग कोष्ठों में बनता है और निषेचन में भाग लेता है। परागकण निषेचन में भाग लेता है। इसकी संरचना अभी बात की है कि इसकी संरचना कैसा होता है, अंडक जैसा होता है, गोलीय होती है। और और इनकी जो दीवारें होती है 2 परत में रहती है। इनकी दीवारें जो होती है 2 परत होती हैं। यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि बाहरी परत जो होती है ना, इसकी बाहरी भित्ति जो एक्जाइन होती है, चाहे कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, और बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जो परागकण के जो बाहरी परत होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अम्ल, क्षार, ताप, दाब सबसे प्रभावित नहीं होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं एस्पोरोपोलेनिन, ठीक ना, एस्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। इसे कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं। परागकण को सूखने और रसायनों ताप से भी सुरक्षा देती है। देखिए परागकण को सूखने से और रसायन और ताप से सुरक्षा देती है। कौन सुरक्षा देता है, एक्जाइन जो कठोर पदार्थ होता है, या उसे हम लोग कहते हैं एस्पोरोलेनिन पदार्थ बोलते हैं। जो परागकण के बाहरी भित्ति पर होती है उसको सुरक्षा, परागकण जो अंदर में परागकण है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक भित्ति जो होती है, ठीक है। अच्छा, बाह्य भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य चोल भी कहते हैं। परागकण के जो बाहरी भित्ति होती है बाह्य चोल कहते हैं, और जो आंतरिक भित्ति होती है अंतःचोल कहते हैं। और यह पतली सेलुलोज और पेक्टिन के बना होता है। सेलुलोज के बना होता है और इसमें प्लस में पेक्टिन भी होगा। क्या होगा, पेक्टिन, ठीक है ना, पेक्टिन, सेलुलोज। और इसका अंदर के भित्ति जो सेलुलोज पेक्टिन के बना होता है। और यहीं से पराग नली, इसमें ना छोटा छोटा छिद्र भी होता है, और वही छिद्र को हम लोग को जनन छिद्र कहते हैं या पराग नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। नेक्स्ट है परागरंध्र, ठीक ना, कहता है एक्जाइन में कुछ स्थानों पर मोटाई नहीं होता है, इसे परागरंध्र कहते हैं। यानी कि जैसे जहाँ पे हम लोग को एक्जाइन होते हैं, जैसे परागकण है, एक्जाइन के मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे एक्जाइन है ना, तो वो हम लोग को कठोर संरचना होगा, और जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ छिद्र होगा, और उसी छिद्र को परागरंध्र कहेंगे या जनन छिद्र बोलेंगे। क्या कहेंगे, जनन छिद्र कहेंगे। और उसमें पराग नली का क्या होता है, विकास होता है, पराग नली का विकास होता है। आंतरिक संरचना, देखिए परागकण के अंदर सामान्यतः 2 संरचनाएं होती है। एक शाकीय कोशिका जिसे काई की जनन के नाम से बोलते हैं। जब बोले थे कि परागकण परिपक्व होकर विकसित हो जाता है, तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं काई कोशिका, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, जनक कोशिका कहते हैं। देखिए काई कोशिका को हम लोग हिंदी में शाकीय कोशिका भी बोलते हैं या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और नीचे वाले भाग को जनन कोशिका कहते हैं, जो आगे चलकर 2 युग्मक बना देता है। और इसका क्या कार्य होता है,
इसका काम होता है नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाना, परागकण का काम है। और परागकण निषेचन में भाग लेता है और बीज के निर्माण प्रक्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट अगला देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर इसका डिफिनीशन की बात करें, आप लोग को डिफिनीशन थोड़ी समझाते हैं। आप लोग नोटबुक वाला डिफिनीशन में देखिएगा, कहता है फूलों वाले पौधे, ठीक ना, फूलों वाले पौधे जो आवृतबीजी में पराग कोश के भीतर उपस्थित होते हैं। जो हम लोग आवृतबीजी पौधा होता है जिसमें बीज फूल फल सब होते हैं, उनके अंदर जो पराग कोश के भीतर उपस्थित होते हैं परागकण और थैलेनुमा संरचना में होते हैं। देखिए, हम लोग को जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश के भीतर जो हम लोग का ना छोटे छोटे इसमें पराग कण पाए जाते हैं, वो थैलेनुमा संरचना में रहता है। उसी को लघु बीजाणु कहते हैं और लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। उसको कहते हैं लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रत्येक पराग कोश में सामान्यतः 4 लघु बीजाणु धानी होता है। आप लोग को इस तरह से संरचना भी बनाए थे कि प्रत्येक पराग कोश में कितना लघु बीजाणु धानी होता है, 4 लघु बीजाणु धानी भी होता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु जो होता है मातृ कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है कि यह मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जो बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है और यही लघु बीजाणु आगे विकसित होकर परागकण बनते हैं। अगर एग्जाम में जैसे पूछे कि परागकण कैसे बनते हैं, तो लघु बीजाणु जब विकसित होता है, लघु बीजाणु जब विकसित होता है तो हम लोग को परागकण का क्या होता है, निर्माण होती है। नेक्स्ट है हम लोग का कि लघु बीजाणु धानी की भीति। इसमें देखिए कई भीति होती है। पहले एपिडर्मिस होता है जो बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट होता है एंडोथीसियम होता है, पराग कोशों को फटने से सहायता करता है। और जो मिडिल लेयर होता है अस्थायी और पोषण में सहायक होता है। एक होता है इसमें टेपेटम जो होता है वो विकसित होकर परागकणों को पोषण देता है। क्या करता है? परागकणों को पोषण देने का काम करता है। जब विकसित हो जाता है तब परागकण को पोषण देने का काम करता है। यहाँ पे देखिए संरचना है परागकण के, लघु बीजाणु धानी की संरचना है। तब बाहरी परत जो है एपिडर्मिस होती है और यह बाह्य रूप से क्या करती है, जो एपिडर्मिस है बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने के काम करती है। उसके बाद कि हम लोग को जो होती लेयर होता है टेपिडम। ये जो हम लोग का टेपिडम होता है, टेपिडम जो होता है इसको ना परागकण को पोषण, इसमें देखिए ये सब अंडप है, परागकण क्या है, परागकण है, इसको पोषण प्लस में जल देने के काम करता है, बाकी इसमें जो बीच का लेयर होता है, जो मध्य लेयर होता है, अभी मध्य लेयर के काम आप लोग को समझाए थे, ठीक है ना। अभी मध्य लेयर के काम आप लोग को बताए थे। जो मध्य लेयर होता है अस्थाई, क्या होता है? अस्थाई और पोषण में सहायक होता है। अस्थाई पोषण में क्या होता है? सहायक होता है। अस्थाई पोषण में क्या होता है? सहायक होता है, जो मध्य लेयर का काम है। तो देखिए ये हम लोग को देखिए नीचे वाला लेयर जो होता है कैलाल टीवार कहते हैं। इसके निचली लेयर को ये हम लोग को कैलाल टीवार लेयर है। इस प्रकार हम लोग को जो लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। यहीं तक हमारा सेशन रहा था। नेक्स्ट क्लास में स्त्री जनन के पार्ट के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं और उसमें आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादातर हम NCERT टॉपिक को आप लोग के बीच में रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।